क्लाइंट के साथ आपकी अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, डेली कॉल्स उसके साथ चल रही हैं और उसके साथ आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ठीक है ना? फिर आपके साथ एक टीम मेंबर भी लगा हुआ है, आप उसको भी गाइड कर रहे हैं साथ-साथ। कैसे करना है? जिस तरह वही है कि सर्दियों में जब आप नहाना है तो मग्गा तो पहले डालना ही डालना है आपने। तो थोड़ा जो करंट होता है ना लड़कों में, जो पहले होता था काम करने का, काम सीखने का, टीम लीड के पीछे पड़ जाना कि भाई मुझे बताएं ये मैंने ऐसे ही करना है, ये करना है। से हम शुरू करते हैं। ठीक है। कि आप बताइए कि टीयर 2 में आपकी ट्रांजिशन कब हुई थी? एक्चुअली मेरी ट्रांजेक्शन हुई, मैं डायरेक्टली T2 ही आया हूँ। अच्छा, आप एज ए ठीक T2 है, मैं पहले आया था एज ए इंटरेस्टेड, तो मैं T1 में था क्योंकि मैं उस टाइम पे जॉबलेस था थोड़ा सा। राइट। तो इरफान भाई से कुछ मेरी चल रही थी बातचीत, तो उन्होंने कहा था जी काम है तो अब आ जाएं, ठीक है ना? तो फिर मैं आया, तो उन्होंने फिर मुझे सारा मॉडल बताया ना, T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है। तो उस वक्त मैं इस कैपेसिटी में नहीं था कि मैं एज ए T2 इनिशिएट कर सकूँ ना अपने आप को, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो मैंने उनसे ही मेरी बात हुई, मैंने कहा मैं T1 में इंटरेस्टेड हूँ भी। तो वो कहते हैं कि सेफ होके खेलना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ जी मैं सेफ होके खेलना चाह रहा हूँ अभी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप एज ए T2 ही आएँ, हमें ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी था, मतलब आई एम ऑलमोस्ट 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा था एज ए T2 आएँ, प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, कुछ पाइपलाइन में है, बातचीत चल रही है, तो अगर वो क्लिक कर गए तो यू आर वेलकम एज ए T2। तो मेरी ट्रांजिशन ही वो एज ए T2 यहाँ पे मेरी हुई थी, क्योंकि कुछ एक दो प्रोजेक्ट दिए थे इरफान भाई ने, उनके साथ मैं काम कर रहा था। तो ड्यूरिंग विद इन अ वीक या 10 डेज में मुझे वो फाइनल एक प्रोजेक्ट आ गया था उनकी लीड का, टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो CEO उन्होंने फॉरवर्ड किया था, तो उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है जी हमें ऐसा ही बंदा चाहिए। तो वो मैं डायरेक्ट एज ए T2, मतलब उसी कैपेसिटी में 3 साल हो गए हैं, मतलब मैं काम कर रहा हूँ। हाँ जी। तो आपको कोई ना कोई इस तरह की सोच तो आई होगी, जिस तरह उन्होंने आपने पहले बताया कि यू वांट टू प्ले इट सेफ। सोच तो आई होगी कि यार ये क्लाइंट होगा, कल को नहीं होगा, आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हाँ होंगी। जी। तो इस तरह की क्या आपके अंदर सोचें आती हैं और उसको आपने किस तरीके से सोच combat आती थी, किया? अब ज़्यादा आती है, पहले इतनी मतलब कम थी। पहले था कि काम मेरा चल रहा था, लेकिन अब मैं ये चाह रहा था कि ठीक है हम उसको थोड़ा सा ओवरकम करें, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह ओवर करें। फिर कुछ विद इन प्रोजेक्ट कुछ रिक्वायरमेंट निकली, कुछ मैंने एक दो रिसोर्सेज हायर कर लिए अपने, उनको हमने पिच किया। तो वो एज ए मेरे साथ मेरे ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए T1 मैं एज ए T2, मतलब मेरे ही रिसोर्सेज हैं, वो जो उसी प्रोजेक्ट पे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मेरे साथ ही हैं। कुछ एक इंटरनल कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे राइट। टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक रिसोर्स थी हमारे साथ, वो भी काम कर रही थी। तो फिर मैंने उनको इंटर्नशिप पे थी, तो फिर मैंने उनको एज ए परमानेंट हायर कर लिया था अपने पास, लेकिन कुछ अर्सा वो कंटिन्यू कर सके, उसके बाद वो छोड़ गए। तो देख रहे हैं प्रोजेक्ट हम साथ साथ, क्योंकि मैं खुद भी लिंक्डइन वगैरह पे, अपवर्क पे और इस पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। काफ़ी सारे कॉन्टेंट्स हैं, उनसे मैंने बातचीत की हुई कि इन केस अगर कोई किसी के आता है माइंड में लोकल या कोई बाहर किसी में कोई भी ऐसा कोई प्रोडक्ट उनके जेहन में आ रहा है, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर हम एज ए टीम वर्क कैंपेन्स वगैरह भी कुछ चलवाई हैं। एक अभी कैंपेन टेस्टिंग की हमने अब्दुलरहमान साहब से, तो हाँ जी, उसका भी वो फीडबैक आ जाएगा हमें, क्या मतलब कुछ लीड्स थी, लेकिन वो कैंपेन चली अक्टूबर में है, तो वो ज़रा थोड़ा सा स्लो होता है पीरियड US में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो फिर जितनी भी कुछ थी, एक दो लीड्स थी, तो उन्होंने कहा था जी अब जनवरी फरवरी में हमसे कांटेक्ट करिएगा। तो उसके बाद फिर वो अब देखेंगे वो फॉलोअप वगैरह में क्या होता है। तो वो माइंड में है वो चीज़ कि मेरे खुद है कि मेरे पास 3-4 एटलीस्ट प्रोजेक्ट तो होना, मतलब अगर एक तरफ से बंद हो जाता है तो मेरे पास 3-4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हों टू गेट गोइंग ऑन। मतलब एक टाइम पे तो एक प्रोजेक्ट पे नहीं रहना ना, तो कभी भी वो क्लोज हो, अल्लाह ना करे कभी भी हो जाए, तो आपको आइडिया नहीं है, रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि आपका माशाल्लाह आपका तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो अगर एट दिस स्टेज आप पहले ये बताइए कि आप जॉब ज्यादा अभी भी अगर आपको ऑप्शन चॉइस मिले, यानी टियर 1 की वर्सेस टियर 2, आप इनमें से कौन सा ज्यादा प्रेफर करेंगे और क्यों? मैं T2 पे प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ कॉल आती रहती हैं कि हमारे पास मैनेजर की जॉब है या हमारे पास कोई इस तरह के है, तो मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। क्योंकि इसमें ये है कि आप खुद से अपने ही बॉस बने हुए हैं, क्लाइंट के साथ आपकी अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, डेली कॉल्स उसके साथ चल रही हैं और उसके साथ आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ठीक है ना? फिर आपके साथ एक टीम मेंबर भी लगा हुआ है, आप उसको भी गाइड कर रहे हैं साथ साथ।
तो इवेंचुअली ये है प्लान, मतलब मेरा प्लान ये है कि मैं पीछे थोड़ा सा हो जाऊं और अपने साथ कुछ रिसोर्सेज ऐसे लगा लूँ एज ए शेडो या जो भी है, मतलब वो मेरा काम करे और मैं मैनेज करूँ और मैं और काम की तरफ ध्यान दूँ कि यार और काम आए, क्योंकि T1 में आपकी सैलरी जो है ना वो तकरीबन लिमिटेड सी होती है एज कम्पेयर टू, तो इसमें जब ये है कि इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है आपकी T2 में, क्योंकि डायरेक्ट आपके साथ क्लाइंट काम कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट आपकी इनवॉइसिंग हो रही है, थोड़ा बहुत तो वो लाइट वाले लेते ही हैं, वो तो ठीक है, वो तो एस पर एग्रीमेंट वो तो उनको जाना ही जाना है, लेकिन बेसिक चीज़ आपके पास अर्निंग आ रही है। उसके बाद ये है कि क्लाइंट के साथ आपने किस तरह बात करनी है, क्या करना है, एज ए T1 आपका इतना एक्सपोजर नहीं होता वो, ठीक है ना, उसमें भी वो आपको कहते हैं जी हम खुद ही कर लेंगे, आपको बने बनाए प्रोडक्ट आ जाते हैं जी आप इस पर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या और आपको नहीं पता होता। एज ए T2 आपको पता होता है कि क्लाइंट के साथ कैसे बात कर रहे हैं, वो क्या चाह रहा है, और आपने उसका ट्रस्ट डेवलप किया हुआ है, तो उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने पहले कहा, तो एक बॉन्ड सा बन जाता है, उसमें फिर चांसेस होते हैं कि और काम भी आ सकता है, अगर आपने एक लेवल सेट कर दिया अपना। जिस तरह अब हमारे केस में एक दो रिसोर्सेज हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर के वो काफ़ी अच्छा लेवल बना हुआ हमारा उनके साथ, और वो कहते हैं जी ऐसा काम मतलब कम ही देखने को मिलता है या जो भी है, तो उसमें ये कि आपकी अपनी एफर्ट है कि आप कितना क्लाइंट को ट्रांसपेरेंट रखते हो, तो वो काम मेरा ख्याल है एज ए T2 आप ज़्यादा कर सकते हो उस तरह एज कम्पेयर टू T1 में फिर ये होता है कि आपके ऊपर एक बॉस लगा हुआ है, उसके ऊपर एक बॉस लगा हुआ है, तो आपकी वो ट्रांसपेरेंसी जो है ना कि वो फिर डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन ये इस तरह कि आपकी बिल्कुल डायरेक्ट क्लाइंट के साथ आप हुए हुए हो, उस क्लाइंट को भी पता है कि क्या कर रहा है, उसको भी पता है कितने पानी में, मुझे भी पता है क्लाइंट क्या चाह रहा है, उस वक्त मैं ये काम करूंगा तो वो खुश होगा, या मैंने कब नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है उसको कि मैं ये भी काम कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो T1 और T2 का जो मॉडल है उसमें मेरी प्रेफरेंस T2 की अब आके बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर मुझे 6 महीने फारिग भी बैठना पड़े तो मैं एज ए T2 ही काम करूँगा, मैं मतलब T1 पे कभी भी नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी बॉन्डिंग है मेरी पुराने रिसोर्सेज के साथ, पुरानी कंपनी से इरफान भाई हो गए यार, मोहम्मद उमर वगैरह हो गए, पुरानी हमारी जेवर कंपनी थी उसमें सारे हम लोग वहीं से आए थे, तो मेरा भी काफ़ी जेवर में रहा है। फिर मैं सिंगापुर चला गया, फिर आपने और मोहम्मद उमर ने एक ही, आई थिंक मोहम्मद उमर भी जेवियर में थे, लेकिन मैं मेरा कोई सिमिलर टाइम में, हाँ सिमिलर टाइम में था, क्योंकि मेरे 2-3 चक्कर लगे हैं, क्योंकि वो मेरे पास बैंकिंग की डोमेन थी ज़्यादा, तो वो फिर उनका स्टैंडर्ड चार्ट का प्रोडक्ट चल रहा था, वो था, उसके बाद फिर दूसरे प्रोडक्ट चल रहे थे उनके, तो फिर मैं सिंगापुर गया, फिर वहाँ पे भी रेसिशन आया, सिटी बैंक में था, फिर मैं वापस आ गया, फिर शेयर वाले ने कहा जी आ जाए, बैंकिंग का प्रोवाइड था उनके पास, फिर मैं उधर रहा, तो फिर वो है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इधर आया तो काफ़ी लेट आया हूँ लाइट में, मुझे काफ़ी अर्से पहले इधर आ जाना चाहिए। इसमें एक लर्निंग भी आपकी एज ए T2 और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फिल्टर हो जाती हैं, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो जाती है क्लाइंट के साथ, आपकी लर्निंग होती है, नई नई चीज़ें होती हैं, फिर आपका है कि आप इधर उधर भी देखते हैं कि यार कुछ और काम भी पकड़ना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि T2 इज द बेस्ट एट द मोमेंट। अच्छा, आपने ये मुझे बताएं कि जिस तरह आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से निकल के जब आप T2 में हैं, तो अब आपका फोकस टेक्निकल चीज़ों से ज़्यादा जो सोशल स्किल्स हैं, like client communication या searching for projects, उनकी तरफ ज़्यादा है, तो ये इस फेज में आपको क्या डिफिकल्टी आई, आपको इजी लगा, ये ट्रांजिशन आपको कैसी लगी? नहीं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खुद काम कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं स्टिल कर रहा हूँ टेस्टिंग, मुझे नहीं करनी चाहिए इस स्टेज में आके और इस लेवल पे आके, क्योंकि सारे मुझे कहते हैं यार तुम तो पागल हो, काम कर रहे हो, तुम्हें तो बैठ जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर टीम होनी चाहिए। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा देखता है कि कोई सही बंदा मिले, बंदा पिच कर ले, एज ए शेडो काम करता रहे। तो ट्रांजिशन ये थी कि सेल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं था हमें करना क्या है, किस तरह क्लाइंट हंटिंग करनी है, क्या करनी है, इधर उधर से चीज़ें देख दो कि यूट्यूब से थोड़ा सा आइडिया चाहिए, अपवर्क पे फाइवर पे गिग्स वगैरह बनाए, अपर पे बिट्स वगैरह की हैं, उसके बाद लिंक्डइन पे देखा, अप्लाई किया, रिजेक्शन आई, 1-2 दफ़ा कॉल्स भी आई हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्टीज़ कुछ मैच नहीं हुई उनके साथ, स्किल सेट मैच नहीं हुए, कुछ इंडियन थे रिक्रूटर, कुछ इसराइल के थे, वो मैंने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया उनके साथ, मैं कहना यार वो काम नहीं करना। तो ट्रांजिशन थोड़ी सी थी, लेकिन ये था कि मेरे लिए एक लर्निंग कर्व था ये वाला जो था ना ट्रांजिशन, कि आप टेक्निकल काम भी कर रहे हैं और आप मार्केट के साथ भी हैं और आपके साथ सेल्स की तरफ भी देख रहे हैं और आप नए प्रोडक्ट्स की तरफ भी देख रहे हैं, सोशलिंग भी आपकी चल रही है साथ साथ, नए बंदों से आप मिल रहे हैं, अच्छा यार ये काम है यार पकड़ लो, कर लेते हैं, किसी को बता दिया यार हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो सकता है, मैं एज ए टेस्टिंग की टीम में, मैं टेस्टिंग का प्रोजेक्ट ना हो, लेकिन मुझे कहता है भाई नहीं हम लोग ये काम करवाना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार लाइट में ले आओ, हमारे पास हर किस्म की एक्सपर्टीज़ है।
तो मतलब इस तरह का वो चल तो रहा एक जिसका बड़ा टेक्निकल और प्योर टेक्निकल कह लें, जिस तरह T1s की अगर हम बात करें कि एक स्किल पे वो रिपीटेडली काम करते जी हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है सेल्स को सीखना या सेल्स में थोड़ा एक्सपर्टीज हासिल करना? ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। हम्म मैंने कुछ बंदे ऐसे भी देखे हैं अपने थ्रू आउट कैरियर में, मतलब मैं इधर भी रहा हूँ बाहर भी रहा हूँ काफ़ी अर्सा। उसमें होता है कि लोग कुछ साल के बाद इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो इधर से प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। कुछ लोग 10-10 साल पे लगे हैं, वो एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आपके अपने अंदर है कि आपने वो कब वो चीज़ क्लिक करनी है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि यार मैं दूसरे लड़कों को कहता हूँ यार लेके आओ प्रोडक्ट, यार देखो तो देखो कहते हैं नवीद भाई इस तरह का एक प्रोडक्ट है, करना चाहिए नहीं करना, यार लेके आओ क्या होगा। उससे तुम्हारे लेसन लर्न तुम्हारे लिए है वो चीज़, ठीक है ना। तुम लेके आओगे क्लाइंट से। अब कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि लड़के लाए हैं प्रोडक्ट, 3-4 महीने काम किया, बीच में मिडिल मैन था, उसने कुछ और काम किया, उसने कुछ और आगे कम्युनिकेट कर दिया, इसने कुछ ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, तो इनसे प्रोडक्ट चला गया। कहते हैं यार वो हमने कोई ब्लेंडर की। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तुम लोगों की लर्निंग है ये कि तुमने इस स्टेज पे आके काम किया है। हो सकता है तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट कोई 5 साल के बाद मिलता, तुम तब सीखते ये चीज़, तुमने वो चीज़ पहले ही सीख ली है, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है कि मैंने ऐसे काम नहीं करने जिससे मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो। तो वो डिपेंड करता है टोटली बंदे के ऊपर कि वो किस कैलिबर का है। अगर वो करना चाहता है तो कर ले, नहीं तो कैंपेन्स वगैरह भी आप चला सकते हैं डिफरेंट, अगर आपके पास फंडिंग अच्छा, ये भी ऑप्शन है कि अगर कोई T1 T2 में आने से कतरा रहा है सिर्फ सेल्स की वजह से, तो वो सेल्स को आउटसोर्स कर सकता है। आउटसोर्स कर सकते हैं, नहीं करने की जरूरत। कोई बंदा देख लें, आप कोई बंदा रख लें, कोई छोटा सा यार आज जब मेरे पास जब तुम अपवर्क पे बिल्ड करो, फाइवर पे देखो क्या गिग्स हैं, किस तरह है, क्या करना है। और आई थिंक उनको अपफ्रंट पे भी ना करें और उनको परसेंटेजेस शेयर कर लें। ठीक है तुम मुझे प्रोडक्ट ला दो, मैं तुम्हें इतने परसेंटेज दे देता हूँ, ठीक है तुम काम करो, तुम एज ए मेरे रिसोर्स मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, लेकिन मेरे लिए तुमने काम लेके आना है। अगर काम ले आते तो तुम्हें सैलरी वो 7% दे दे, जिस तरह मेडिकल में होता है, ठीक है यार तुम्हें 2% 3% दे देंगे, तुम ये काम करो। तो आई आपके ख्याल से यानी जो T1 जो ट्रांजिशन जो काफी अरसे से नहीं कर पा रहे, उनके अंदर क्या आप ये कहेंगे कि विजन लैक करता है? मोटिवेशन मेरे को करनी पड़ेगी। यहाँ वो पीछे से फाइनेंशियली से स्ट्रांग है कि वो सोचते नहीं इस लेवल पे कि यार हमने आगे जाके करना क्या है, ठीक है ना। तो आप बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड हो तो आपको टेंशन कोई नहीं है, वो आए अपना 9 to 5 वाली जॉब की और चले गए, यार मुझे क्या जरूरत पड़ी इतनी मेहनत करने की, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं वो सोचते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार अब कैसे करना है। वो जिस तरह वही है कि सर्दियों में जब आप नहाना है तो मग्गा तो पहला डालना ही डालना आपने ठीक है ना, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वो गेट गोइंग तो आपने करना ही करना है। तो जितनी जल्दी आप कर लेते हो तो ज़्यादा बेहतर है। वही डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर कितना, मैं कहता हूँ कि करंट कितना है उसके अंदर, कितना उसको ग्रैप्स कर सकता है चीज़ों को, रिस्क टेकिंग कितना है। क्योंकि हमारे केस में रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है कि यार हमने करना ही करना है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं एज ए T2, हमने उनका भी ख्याल रखना है, उनकी भी सैलरी हमने देनी है। तो हमारे एज कम्पेयर टू T1 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, हमें ज़्यादा टेंशन होती है। उनको नहीं होती, उनको पता है हमें सैलरी मिल जानी, बेशक काम हो या ना हो, हम बेंच पे बैठे हुए, ठीक है बैठे हुए कोई बात नहीं, हमें तो सैलरी मिल जानी है ना, ठीक है काम नहीं आ रहा। लेकिन एज ए T2 आपके पास ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है आपके पास कि आपने करना क्या है। तो वो है कि हाँ, तो T1 के लिए यही है कि वो टोटली डिपेंड करता है बंदे के ऊपर, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस में यही देखा हुआ। इतना जिस तरह आपने बताया इसमें T2 के अंदर स्पेशली रिस्क इन्वॉल्व है कि अपने प्रोजेक्ट्स भी विन करने हैं, अपने काम भी करना है, अपने सैलरीज भी निकालनी है, आपको ऑब्वियसली स्ट्रेस भी होगा। तो इस सारी सिचुएशन में आप पॉजिटिव कैसे रहते हैं? सर वो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखें जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, लास्ट मेरी जॉब थी 2019 अक्टूबर में, ख़त्म हो गई। ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा जी हमें ऑटोमेशन के बंदे चाहिए, मैनुअल टेस्टर के बंदे नहीं चाहिए, आप आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं उसको अगर हवा बना लेता कि यार मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे, मैंने फीसें देनी, बिल देने, क्या करना, वालदा है मेरी वाइफ, ये वो, तो उस केस में अपने आप को आपने स्ट्रांग रखना होता है, ठीक है ना। अब मेरे केस में क्या हुआ है कि मैंने उबर क्रीम चलाई है, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, एक्सपीरियंस ज़्यादा था, मुझे जॉब नहीं मिलती थी, इंटरव्यू होते थे, HR तक का इंटरव्यू होता था, मुझे ये होता था कि मंडे को मैंने जॉब पे जाना है, लेकिन कोई कॉल नहीं आती थी। यंग लोगों को ज़्यादा लोगों को पता था कि सैलरी कम देनी, इसने सैलरी ज़्यादा मांगनी, ठीक है। मैंने कहा सैलरी का भी इशू नहीं, बस मुझे जॉब दे दो, मैं स्टार्ट हो जाऊँ, वालदा मेरी परेशान बैठी, मुझे उनका था
तो मैंने उबर क्रीम भी चलाई है। तो अगर मैं उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेता मैं कोई बीमारी लगवा लेता, तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। ठीक है ना, अगर आपने बिल्कुल ही वो नाजुक मिजाज हो तो फिर तो आप तो बेड पे लग जाओगे, लेकिन अगर आपने कुछ करने का है तो फिर आपको पर्सनली किस चीज़ ने आपको ज़्यादा हेल्प किया इस फेस से गुजरने के लिए, कि आप ज़रा फोकस थे और काम थे? जॉबलेस वाले फेज में हाँ हाँ जी। मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया। मैंने कहा यार अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वो कर दो। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह जो करता है बिल्कुल अपने बंदे के लिए करता है। मेरी वालदा बीमार थी, इधर मेरी जॉब ख़त्म हुई, उधर वो मतलब शुगर पेशेंट थी, डायबिटिक, इस तरह का सारा उनका चल रहा था। अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने वो बेड पे थी और मैंने 6 महीने उनकी टिका के खिदमत की। ठीक है ना, तो 2 मई को उनकी डेथ हुई 2020 में। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि अब तुम्हें जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा क्या बातें करी, कहती देख लो तुम्हें इस महीने में जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा यार इतना अरसा तो हो गया, किसने अब करना, सारी जगह तो मैंने अप्लाई कर दिया। कहती अल्लाह ने आपसे खिदमत करवानी थी 6 महीने। तो वही हुआ कि मुझे फिर 19 तारीख को इरफान भाई की कॉल आ गई, भाई आ जाओ। मेरा सिलसिला चल पड़ा। तो कल अल्लाह पे करना, आपने रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन है कि एफर्ट आपने करनी है किसी भी तरह। ये नहीं कि आपने चुप करके बैठ जाना भाईजान के देखी जाएगी, ट्रेन आएगी तो देखी जाएगी, हथियार डाल दी नहीं, काम रखना अपने आप को। मतलब टोटली आपके अपने ऊपर है कि वो आप किस तरह उसको लेके चलते हो। तो जितना आप अपने ऊपर उसको हावी कर लोगे उतना आप फंस जाओगे, जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना आप सुकून में रहोगे, अगला भी सुकून में रहेगा और हो सकता है आपको सोचने का मौका मिलेगा। आप फिर इधर उधर हाथ पाँव मारो तो आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाए। अगर हम बात करें मॉनेटरी बेनिफिट की, सैलरी की या पैसों की बात की जाए, कितना डिफरेंस है टीयर 2 और टीयर 1 के अंदर? डिपेंड करता है आपने टीयर 1 किस कितने एक्सपीरियंस का रखा है, कितनी उसकी सैलरी क्या है, और हो सकता है आपने जिस प्रोजेक्ट पे लगाया हो सकता है वो उसको 1/3 भी ना मिल रहा हो उसका, ठीक है ना, मतलब 1.5 भी ना मिल रहा हो उसका, लेकिन डिफरेंस तो काफ़ी होता है। यानी एटलीस्ट अगर टीयर 1 टीयर 2 में जाने का सोचे तो एटलीस्ट डबल तो वो कर सकता है, डबल नहीं ट्रिपल भी कर सकता है। रेट अगर आपको अच्छा मिल जाता है, मतलब मिनिमम डबल तो कर लेगा इजीली। डबल से तो वो तो सोच है आपकी। डबल और तो प्लस कोई कैप नहीं, आप कोई कैप नहीं, जितना मर्जी $50 चार्ज कर लें, $60 चार्ज कर, लेकिन अगर आपकी ग्रिप है उस चीज में तो अपने आपको कैश करवा सकते हैं। और प्लस इसके अंदर ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि आपकी जब डॉलर्स में आप चार्ज कर रहे हैं तो करेंसी आपकी चेंज हो जाएगी, फिर आपको इन्फ्लेशन उस तरीके से हिट भी नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि सैलरी पे तो बाउंड है ना, आपको 2-3 मिलना, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। ये बोनस छोटा मोटा मिल जाएगा, प्रोविडेंट फंड वगैरह आपका चल रहा है, लेकिन जब आप T2 पे आएंगे, जब आपको $25-30 पर आवर मिल रहा होगा तो फिर आप कहेंगे कि यार वाकई मैं तो बड़ी चीजें मिस कर दी। ठीक है ना, मतलब मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ये भी काम कर सकता हूँ, ये भी काम कर सकता हूँ। फिर अपने अंदर उसके अंदर एक वो लालच पैदा हो गया, यार मैं क्लाइंट पकड़ूँ और कि मैंने आगे चलाना काम। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। मुझे बड़ी एक अच्छी बात ये भी लगी है जो आपने डिस्कस किया, और आई थिंक टीयर 1 के लिए बड़ा एक लर्निंग पॉइंट होगा कि उनका जो आगे फ्यूचर का साइकिल ऐसे चलेगा कि अगर इफ दे कंटिन्यू टू वर्क उनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब जब 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो कंपनी के ऊपर बर्डन बनने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होंगी और फिर उनको कोई रखने के लिए तैयार नहीं होगा। दे विल ट्राई के फ्रेश बंदा हायर करें। और आई थिंक मैं थोड़ा ऑफ इंटरव्यू जा रहा हूँ, कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री, समथिंग के मैंने भी ये चीज सिमिलर फेस की है कि अगर मैं एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ या कहीं, आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन ऑफ डिपार्टमेंट बन जाना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो बड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, गिनती की जॉब्स होती हैं जो आती हैं, लोग घास ही नहीं डालते यार, मैं 3 बंदे रख लूंगा, इसको मैंने सैलरी देनी है तो मैं 4 बंदे रख के काम क्यों ना करवा लूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। तो क्योंकि देखना आजकल हालात क्या चल रहे हैं, सारी उम्र तो आप 2.5-3 पे या 4 पे हो जाएगी, मैक्सिमम 5 पे चले जाओगे। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम 5-6
एटलीस्ट होने चाहिए हर जगह से। एक अगर बंद होता है, अल्लाह ना करे, तो बाकी आपके पास खुले हों। तो अगर एक भी रहोगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चे, फैमिली, ये वो बड़े खर्चे ये वो होते हैं। तो अगर आप T2 में चले जाते हो तो आपकी फिर दुनिया चेंज हो जाती है। फिर तो आपके फिंगर टिप्स से सारा कुछ होता है, यार ये लेना ले आओ, ये लेना ले आओ। जो चीज़ आपने नहीं भी लेनी होती वो आप ले रहे होते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप कहते हैं अच्छा यार मैंने ले ली, वो खत्म हो जाता है उसके अंदर कि यार मैंने ये भी लेना था, ये भी लेना था। आप सारे अपने शौक पूरे कर लेते, ठीक है ना। जब एज ए सैलरी, लेकिन जो सैलरीड पर्सन है उसके सारे जो खर्चे होते हैं वो तो फिंगर टिप्स पे होते हैं। वो तो जिस दिन सैलरी मिलती है शाम को खत्म हुई होती है। वो तो यही होता है भाईजान, वो पूरा हो गया काम, बस अब नेक्स्ट मंथ की सैलरी। तो वो काफी फर्क है, मतलब वन डबल भी हो सकती है आपकी, ट्रिपल भी हो सकती है। मैंने देखा है कई लोग 4 पे भी चले जाते हैं, मतलब रेट अगर आपको बहुत अच्छा मिल रहा है या कोई इस तरह का, तो मतलब कुछ आ रहा है आपके पास एडिशनल, कुछ जा नहीं रहा आपके पास, तो व्हाई नॉट T2। अच्छा, मुझे इसमें ये भी बात बताएं कि अगर आप कंपैरिजन करें अपनी लाइफ का, जब आप एक जॉब करते थे और अब आप Tier 2 के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ किस तरीके से अफेक्ट हुई है? पहले आप फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते थे, अब कितना करते हैं? क्वालिटी ऑफ टाइम कैसा था, उसके बारे में? टाइम मैंने वही रखा हुआ है, मतलब मैं सुबह अगर 10:30 बजे आया था तो रात को 9 साढ़े 9 बजे मैं चला जाता हूँ। टाइम मैं फैमिली को देता हूँ, सैटरडे संडे मैंने फुल उनको देना ही देना है। उनको जो भी काम है, अपने काम है, जो भी मैंने उनको करना है, क्वालिटी टाइम मैं देता हूँ, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया पूरे वक्त में, ठीक है ना, और मैंने फिर उनको सपोर्ट करना है। तो वो आपको ना मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप 24 घंटे काम में लगे, फिर तो आप थक जाएंगे बहुत जल्दी, फिर आप तंग आ जाएंगे। लेकिन ये कि आप एक लिमिट रखें कि मैंने यार ये मेरा टाइम है, ये मेरी फैमिली का टाइम है। फैमिली को अपने टाइम ज़रूर देना, चाहे आप 1 घंटा दें, चाहे आधा घंटा दें, लेकिन वो टाइम ऐसा हो कि फुल फ्लेज उनका ही हो टाइम, ठीक है ना। आप उनको लेके जाएँ आउटिंग पे, बच्चों के साथ खेलने, आप आउट ऑफ सिटी जाना है, किसी ने किसी के घर जाना है, कोई रिलेटिव्स हैं, मैं जाता रहता हूँ। मतलब वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन बड़ी अच्छी होती है, मतलब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई शादी आ गई, कोई डेथ हो गई, आपने जाना है, या कोई वैसी छुट्टियाँ आ गई बच्चों के लिए जाना है, तो आप क्वालिटी टाइम उनके बच्चों को दें। मैं नहीं भी चाहते हुए मुझे जाना पड़ता है कि यार मैं उनके साथ, छुट्टियाँ तो ठीक है, मेरी छुट्टियाँ नहीं, लेकिन मैं तो मैनेज कर लूँगा, तो इनका क्या कसूर है, तो घर पे बैठे हैं, तो इनको लेके जाना है यार। तो साल में कुछ छुट्टियाँ आती हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, तो जाना तो है उनको। और डेफिनेटली ये जो Tier 1 है उनके लिए तो लिमिटेशन है, उनके लिए तो लिमिटेशन है, तो काम करना ही करना है उस तरह का। तो उनके लिए फिर वो होता है कि 9 to 5 वाला काम है, फिर घर गए, फिर वो किया, ये करो वो करो, फिर सब दर्द लगी रहती है उन बेचारों की। इंडिपेंडेंस उस तरीके से नहीं है, ऑटोनॉमी उस तरीके से नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल है मैंने मेजॉरिटी जो है उसमें क्वेश्चंस हमारी गपशप में जो मैंने लिखे हुए थे वो ऑटोमेटिकली हमारे सारे इसके अंदर नहीं, सारे ऑलरेडी कवर हो गए हैं। अच्छा, सही है। हमने चैलेंजेस पे भी बात कर ली है, हमने मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी पे भी बात कर ली है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के ऊपर बात कर ली है, साइकोलॉजिकल प्रेशर के ऊपर भी आपने बता दिया है, और पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना है भी आपने बता दिया। आई थिंक ये आप इसके अलावा कुछ एडवाइस करना चाहेंगे जो जिन्होंने अपना करियर मिड ऑफ देयर करियर है स्पेशली, क्योंकि वही ज्यादा एलिजिबल होते हैं। हाँ जी, मैं ऊपर टीम है हमारी जो बैठी हुई है, तो मैं लड़कों से ही कहता हूँ कि यार काम पकड़ो, काम करो, लेके आओ और काम। वो कभी कुछ कहते हैं नहीं भाई ये एक प्रोजेक्ट मिल रहा है कैसे करना, मैं कहीं लड़का रख लो यार, मिल रहा है करो, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, आपस में कर लो मैनेज। 3-4 लड़के आप लोग काम लेके आओ, ढूंढो काम, कब तक एक प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने रहना। तो कईयों को मैंने मोटिवेट इस तरह करता रहता हूँ कि यार अगर तुम्हें मिल रहा है तो कर। कई लोग कर रहे होते हैं लेकिन वो कुछ बताते नहीं है, फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं घर अपना बैठ के ना, छोटा मोटा काम, लेकिन वो बताते नहीं है, सिर्फ वही बताता है जो जिसमें थोड़ी सी पावर होती है, जो कुछ करना चाहता है। तो मैं सबको यही कहता रहता हूँ कि भाईजान देखो, करो, टाइम बड़ा खराब आ रहा है। और आपके ख्याल से कि क्या उनके अंदर क्या हेजिटेशन की आती है कि काम नहीं ढूंढ पाते या आगे नहीं बढ़ पाते, स्पेशली जो एक्सपीरियंस को 5-7 साल का एक्सपीरियंस है? अच्छा देखिए, जिस समय मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर 1999 की मेरी ग्रेजुएशन थी, तो उसके साथ ही मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था कैरियर। तो उस वक्त के दौर को अगर मैं कंपेयर करूँ ना आपके दौर में, तो लड़कों में वो बात नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ लर्निंग। उस वक्त के जो लोग थे ना, वो पीछे पढ़ के चीज़ें सीखते थे, ठीक है ना। हमने जैसा सीखा, हम
हम टीम लीड के पास गए, बहन ये हमने बनाया देखो। उसने हमें नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ मैं बिजी हूँ, शायद बिजी होते थे। अच्छा हाँ बैठो, लिस्ट पूरी देखी, यार ये इसमें चीज़ें ठीक करके लाओ मैं फिर गया, चीज़ें फिर ठीक करके लाया, भाई मैं ठीक कर लिया, उसने फिर देखी है। ठीक है ना, मतलब ये है कि मैं ये देखता हूँ कि लड़के पूछते नहीं चीज़ें कि यार ये मसला है क्या, वो खुद ही अपने ही धुन में मगन है। मैं मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये किसी ने मूवी लगा के काम कर रहा है, किसी ने कोई सॉन्ग लगा के काम किया है, किसी ने कुछ लगा के काम किया है, ठीक है ना, ठीक है, वो मतलब उनका एक माइंडसेट सेट हुआ है, इस तरह वो है। लेकिन ये है कि वो एक तरह से जो करंट होता है लड़कों में, जो पहले होता था काम करने का, काम सीखने का, टीम लीड के पीछे पड़ जाना कि भाई नहीं मुझे बताएं, ये मैंने ऐसे ही करना है, ये करना है, वो करना है। लर्निंग उस तरह की वो नहीं होती, हमें प्रोसेसेस इम्पोज करने पड़ते हैं। हम प्रोसेस लिख भी रहे हैं ऊपर अपनी टीम्स के लिए कि भाई ये काम करना है, आपने ये काम करना है। बड़ी दफ़ा मैंने सेशन किए हैं उनके, एक दो यूनिट टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के और डिफरेंट चीज़ों के। लेकिन वो एक दो दिन के लिए तो ठीक है, वो हो जाता है, उसके बाद फिर वही अपनी दगड़ पे वो चीज़ें रहती होती हैं। तो वो है कि जब तक आपके अंदर से वो आवाज़ नहीं निकलेगी ना कि मैंने काम करना है या वो हेजिटेंट होते हैं कि यार अब क्या पूछते हुए शर्म आती है, क्या मैं पूछूं, मैं गूगल कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। लेकिन पूछने में यही है कि अगले को पता चलता है कि यार ये थोड़ा सा इंटरेस्ट रख रहा है, कि पूछना चाह रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको मैंने बताया है तो इसमें इंटरेस्ट है। तो पूछने में कोई मजायका नहीं है, पूछने में हो सकता है कि अगले को भी कुछ लर्निंग हो जाए, जिससे आप पूछ रहे हो उसको भी ना पता हो, वो भी थोड़ा सा R&D करके बताए, हाँ यार ये इस तरह चीज़ें चल रही हैं। तो आप अगर पूछते हो तो अगले की हेल्प हो जाती है, अगर उसको नहीं पता तो आपकी तो होनी ही होनी है। तो बस इस तरह का जो है ना आजकल कल्चर जो है ना, वो थोड़ा सा होना चाहिए। और आपको क्या लगता है इसकी क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि हम लोग आए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस होके, हमने देखे हैं प्रोसेसेस कि फलाने ने ये, हमने हमारे पास ये काम आया तो हमने ये अपने SOPs फॉलो करने हैं रिलीज देने तक या टेस्टिंग करने तक, या कोई डेवलपर बैठा हुआ तो उसने ये SOPs फॉलो करने हैं कि हमने इस तरह से नोटिफिकेशन करना है। लेकिन आजकल कोई कुछ नहीं फॉलो कर रहा था, प्रोसेस ही नहीं बने हुए। तो मेरा ख्याल है कि लैक ऑफ प्रोसेसेस थोड़े से अगर मैच्योर हो जाएं हर डिपार्टमेंट में, हर टीम के अंदर, कि जी इस प्रोसेस पे हमने चलना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई लाइट से रिज़ाइन करके जाता है किसी दूसरी कंपनी में, तो उसको वहाँ पे जाके तकलीफ ना हो, उसको एक चीज़ उसके सर पे इम्पोज कर दी जाए कि तुमने ये फॉलो करना है, ठीक है ना, उसको वहाँ पे जाके तकलीफ ना हो। और दूसरा, अगर वो ऐसी कंपनी में जा रहा है तो अगर ये जाके वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है तो वो कहेंगे यार किसी अच्छी जगह से ये बंदा आया हुआ, लाइट से करिए आया तो कुछ सीख के आया हुआ है। डेवलपर या कोडिंग वगैरह ठीक है, वो आपकी अपनी है, लेकिन एक होता है कि प्रोसेसेस वगैरह अगर आपने फॉलो किए हुए हैं, किसी अच्छी कंपनी से जाते हैं तो आप अगले को शो करते हैं मैंने किए हुए। अगर उस कंपनी में नहीं हो रहा तो अगर उस कंपनी ने ऑलरेडी वो कर रही है तो आपके सर पे तलवार है, आपने वो फॉलो करने पड़ते हैं आपको आराम में। तो जो तंगी जो है ना आपकी दोनों सिचुएशन में, वो आपकी खत्म हो जाएगी। प्रोसेसेस वगैरह होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूवमेंट आप कह रहे हैं हो सकते हैं? प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह, ठीक है ना, मतलब आप एक टीम लीड आपको साइन करता है, आपने उसको कैसे करना, आपने वैसे कर दिया, नवाज लगा दी जी मैंने डिप्लॉय कर दी, आप चेक टेस्ट कर लो। फलाना बंदा कह रहा है यार ठहर जाओ मैंने भी डिप्लॉयमेंट कर दी, मैंने फलाने सर्वर पे डिप्लॉय कर दिए, कर लो। ऐसे ही होना चाहिए काम। आप रिलीज का टाइम रखें एक वीकली, जी फलानी डेट को रिलीज होना, पूरा बंच जाना है इसके अंदर, इसमें ये चीज़ें हैं, यूजर स्टोरीज वगैरह प्रॉपर्ली अपडेट हो रही हैं। अभी तो ज़ुबानी कलामी बातें चल रही हैं, हर जगह यही हाल है, मैंने देखा है सब जगह ऐसे ही है। यार मैंने कर दिया, तुम टेस्ट कर लो, देखी जाएगी। अब मैं उससे कहूँगा यार तुमने कहा था, वो कहा जी मैंने तो कहा ही नहीं यार, मैं तो कुछ और कह रहा था। तो आपके पास कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमारे पास तो हमारा टीम लीड हमारे उस जमाने में कहता था कि अगर आपने वॉशरूम भी जाना है ना तो आपने मेल करके जानी है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, ताकि आपके ऊपर कोई बात ना आए कि तुम इतनी देर कहाँ गए बड़े, ठीक है ना। अगर तुम लंच पे जा रहे हो, आउट ऑफ ऑफिस जा रहे हो, तो बता दो कि मैं लंच पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस किस्म की वो ट्रांसपेरेंसी कह रहे थे कि होनी चाहिए, मतलब करते नहीं थे लेकिन वो कहते थे कि इतना होना चाहिए आपका, ताकि आपके अंदर एक प्रोसेस पैदा हो, आपको पता हो कि मैंने हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल करना है उसको। तो ये थोड़ा सा लैग है इस तरह का जो है ना। इस केस में अगर वो थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह इम्प्लीमेंट करें तो शायद थोड़े सी लड़के वगैरह जो है आजकल, क्योंकि पढ़ाई में भी ऐसे ही वो मतलब सीख यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाया जाता इस तरह की चीज़ें, और बस सब्जेक्ट पढ़ाया तो चलो जी। तो मेजर सीखना है उनको आप एडवाइस ही देंगे कि उनके अंदर लर्निंग की उनके अंदर एक ड्राइव होनी चाहिए कि वो चीज़ों को सीखें, और सीखेंगे तो वो
अपने जो भी जर्नी होगी उसको बिल्कुल वो जल्दी हो सकता है अचीव कर लें, ठीक है ना। आप अगर अपने उसमें स्किल्स में मास्टर हैं तो हो सकता है कि वो कह जी ये फलाना प्रोडक्ट है, चाहे यार उसको दे देते हैं, उसको कहते हैं यार ये कर लो तुम, उसकी एक्सपर्टीज बड़ी अच्छी है इसमें, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको थोड़ी सी चीज ये भी आ रही, थोड़ी सी वो जैकअप वाला हिसाब है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि यार हमारे पास ये एक पाइथन का बंदा है, गुरु है ये पूरे लाइट में, जो भी पाइथन का प्रोडक्ट आएगा उसी को मिलेगा। हो सकता है वो कुछ 6 महीने बाद T2 बन जाए पाइथन, यू नेवर नो। मेक सेंस, ठीक है ना। दूसरा किसी और में किसी डॉटनेट में एक्सपर्टीज है, ठीक है जी, पूरे लाइट में 3 डॉटनेट के हैं, आगे तो 2 कहते हैं जी मैं तो बिजी पड़ा हूँ, तीसरा यार ये T1 है इसको दे देते हैं, बड़ा अच्छा काम किया यार इसने, इसको हम कर देते हैं, फिर चलो इसको हम T2 कर देते हैं यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का आप निकलता रहता है। ठीक है सर, मेरी तरफ से सब कुछ डन। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपके साथ।